नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं मानव में श्वसन। तो देखिए, मानव में जो श्वसन होता है, तो श्वसन मानव में किस प्रकार से होता है, किसके लिए होता है, कैसे होता है। तो मानव में जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया को संपन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। मानव में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। तो मानव में श्वसन के लिए एक्चुअली फेफड़े द्वारा होता है। मानव में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़े द्वारा। तो फेफड़ों की संख्या मानव में 2 होती है और उसी फेफड़े में गैसों का एक्सचेंज होता है। तो उसी के विषय में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मानव में जो श्वसन होता है, इसमें मानव श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है, जो विभिन्न भागों में बटा होता है। तो मानव में जो श्वसन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला भाग होता है नासिका या नॉस्ट्रिल कहते हैं, यानी नाक जिसको कहते हैं। यह श्वसन तंत्र का, मानव श्वसन तंत्र का प्रथम भाग होता है, जो वातावरण में 2 छिद्रों द्वारा खुलता है। इसके पिछले भाग में नोजल कैविटी यानी नासा गुहा होती है, जहां पर यह खोखला स्थान होता है। इसकी सतह से रोम के समान संरचनाएं निकली होती हैं या रोम निकले होते हैं, तथा सतह से श्लेष्म स्रावित होता है, जो वायु को फिल्टर करने का कार्य करता है। अर्थात इसमें वायु में उपस्थित धूल, कण, मिट्टी आदि को रोकने का कार्य करते हैं। धूल, कण, मिट्टी रोम से टकरा करके कहाँ टकराते हैं, जो स्थिर होते हैं, तथा श्लेष्म में चिपक करके नासा गुहा में ही रह जाते हैं, जिससे शुद्ध वायु ही केवल अंदर प्रवेश करती है। नासा गुहा का पिछला सिरा जो होता है, खुलता है ग्रसनी यानी कि फायरिंग्स में। फायरिंग्स एक कीप की नुमा संरचना होती है, जहां नासा गुहा और मुख गुहा दोनों आकर के खुलते हैं। यह केवल एक संग्राहक स्थल होता है, जो नासा गुहा से वायु को और मुख गुहा से भोजन को कलेक्ट करने का कार्य करता है। इसका निचला सिरा जो होता है, 2 छिद्रों द्वारा खुलता है, जिसे घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस कहते हैं। एक सिरा जो होता है आइसोफेगस यानी ग्रास नली में खुलता है, और दूसरा सिरा श्वास नली अर्थात ट्रेकिया में खुलता है। श्वास नली की बात करें, घाटी ढापन जो है एक समय में एक नली को ढकने का कार्य करता है। भोजन करते समय श्वास नली को और श्वास लेते समय भोजन नली को ढकने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो नॉर्मली जो है नासा गुहा, श्वास नली की बात करते हैं, तो श्वास नली यानी ट्रेकिया एक लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह फेरिंग्स यानी ग्रसनी से लेकर के दोनों फेफड़ों के मध्य तक फैली होती है। यह ग्रसनी से लेकर के दोनों फेफड़ों के मध्य तक फैली होती है, तथा दोनों फेफड़ों के मध्य में जाकर के 2 शाखाओं में बट जाती है। दोनों फेफड़ों के मध्य जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंची कहते हैं, यानी श्वसनी कहते हैं। जब 2 शाखाएं बनती हैं, तो दोनों शाखाएं दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। इन दोनों शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी यानी प्राइमरी ब्रांची के नाम से जाना जाता है, और दोनों प्राइमरी ब्रांची दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जाता है फेफड़ों की बात करते हैं। तो मानव में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंज के समान संरचना होती है, जो कच्छकों का या खोखला स्थान होता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इन चैम्बरों में फेफड़े में लगभग 3500 से 3000 के आसपास ml वायु रह सकती है। इसके बाद हम लोग बात करें तो प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करके पुनः द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक, चतुर्थक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। यानी प्राइमरी ब्रांची फर्दर डिवाइड होकर के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांची में डिवाइड होती है। श्वसनी के बाद हम लोग बात करें तो श्वसनिकाएं कहलाती हैं। एल्वियोल ब्रांचियोल जिसको कहते हैं, ये श्वसनी पुनः विभाजित होकर के पतली पतली नलिकाएं बनाती हैं, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं या ब्रांचियोल कहते हैं। ये ब्रांचियोल फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, एक जालनुमा संरचना बना लेती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये ब्रांचियोल फिर से विभाजित होकर के ये छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बना लेती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं।
ये एल्वियोली जो होती हैं या कोपिकाएं कहते हैं, ये एक पतली नलिका से आकर के खुलती है, तो उस पतली नलिका के समान संरचना को कोपिका नलिकाएं कहते हैं, जबकि इन छिद्रों को छोटे छोटे एल्वियोली कहते हैं। ये एल्वियोली या कोपिकाएं कहते हैं। यही कोपिकाएं विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करती हैं। वायु क्या करता है, अब वायु में हम अंतः श्वसन किए तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज अधिक होता है, तो वो चला जाता है रुधिर में विसरण द्वारा, और रुधिर में CO2 का परसेंटेज अधिक होता है, तो वो विसरण की क्रिया द्वारा चला जाता है फेफड़े में। इस तरह से हमारा रुधिर शुद्ध होता है। फेफड़े कार्य कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम बात करें तो फेफड़े के निचले सिरे पर एक धनुष के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम धनुष के समान संरचना होती है, जिसमें इनमें निरंतर संकुचन तथा शीतलन होता है। इसमें खिंचाव और शीतलन होता है, जिसके कारण फेफड़े कार्य करते हैं। इसी के ऊपर फेफड़ा होता है। जब इसके ऊपर फेफड़ा होता है, खिंचाव होता है, तो फेफड़े ऐसे सिकुड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और वायु का वातावरण का की तुलना में फेफड़े के अंदर वायु का प्रेशर कम होने के कारण वायु स्वतः ही नाक के थ्रू हमारे शरीर में चला जाता है या फेफड़े में चला जाता है। लेकिन जैसे ही रिलैक्स होगा ये हमारा डायाफ्राम, फेफड़ा जो है जो उठा हुआ था वो धीरे धीरे चिपकने लगेगा, और इस तरह से फेफड़े का आयतन घट जाता है और वायु का प्रेशर उस पर अधिक होने लगता है वातावरण की तुलना में, और वायु स्वतः ही बाहर निकल जाती है। यही कारण है कि हम सांस लेना भूलते नहीं, और यह क्योंकि डायाफ्राम एक अनैच्छिक क्रिया है जो निरंतर सिकुड़ता तथा फैलता रहता है, और इसी के ऊपर फेफड़े स्थित होते हैं, जो निरंतर आयतन फेफड़े का बढ़ता और घटता रहने के कारण फेफड़े के अंदर जो वायु होता है उस पर प्रेशर घटता और बढ़ता रहता है, जो वातावरण के कंपेरिजन में कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। जब बढ़ जाता है तो वायु बाहर निकल आते हैं, और जब घट जाता है तो वायु स्वतः ही अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसी क्रिया पे आधारित होती है हमारा श्वसन तंत्र। इस तरह से हमारे जो मानव श्वसन तंत्र की